नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरु क्लासेस में। दोस्तों, स्वास्थ्य सही न होने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं और जल्द ही हम क्लास लेंगे। आज थोड़ा स्वास्थ्य सही इस वजह से सोचे क्लास ले लेते हैं। दोस्तों, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें कुछ शायद मिस्टेक हुआ था, देख लेते हैं उसको। मिस्टेक क्या, टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, क्लासें लगभग रेगुलर आपको मिल रही हैं, कुछ क्लासें और एक दो दिन में लगभग और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक सर और जुड़ रहे हैं जो कि स्टैटिक जीके आपको पढ़ाएंगे और देखते हैं जो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो मिस्टेक यहाँ पे हुआ था। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, मिस्टेक क्या हुआ था देख लेते हैं और जितने लोगों को कन्फ्यूजन है एक बार इसको ज़रूर देख लेंगे। देखो दिक्कत क्या हुई थी, दिक्कत टाइपिंग में हो गई थी। देखो जैसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल वाला जिला, तो हम बताएंगे क्या, लखनऊ। उसके बाद कहे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहरी क्षेत्रफल वाला जिला, तो बताएंगे श्रावस्ती। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला, ये है आपका प्रयागराज। प्रयागराज। मिस्टेक ये हुआ था कि यहाँ पे इसकी जगह पे होना चाहिए था उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला। ठीक है, क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, ये नहीं था। ठीक है, तो ये शायद हम बता दिए थे। मिस्टेक यहाँ ये सही था, इसको हम अलग से लिख दिए थे। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी, उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला, तो आप क्या बताएंगे, श्रावस्ती। ठीक है, ये चीज़ देख लेना। उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर, शहरी। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, इसको भी देख लेना, हम ध्यान नहीं दिए थे। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर, तो क्या बताएंगे, कानपुर। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी आबादी वाला शहर, तो हम बताएंगे श्रावस्ती। मतलब कम में श्रावस्ती सभी में है। एक बार इसको फिर से देख लें। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल वाला जिला, तो लखनऊ। अगर पूछे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहरी क्षेत्रफल वाला जिला, तो श्रावस्ती। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला, वो तो प्रयागराज होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, तो ये गाजियाबाद हो जाएगी। इन दोनों में अंतर देखना। ठीक, उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला, श्रावस्ती। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर, कानपुर। और वहीं पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम शहरी आबादी वाला शहर, तो आप बताएंगे श्रावस्ती। ठीक, इसमें देखो कुछ चीज़ें रह गई थी इसमें, तो उसको देख लेते हैं आज। जैसे नगर निगम रह गया था उस दिन, नगर निगम आज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम देखो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम है, 17। अगर टोटल की बात की जाए तो 17 है। और यहीं पे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम नगर निगम कौन है, तो बताएंगे आप क्या, फर्स्ट जो आपका नगर निगम है वो आपका कानपुर। और अगर वहीं सबसे बाद का नगर निगम पूछे, सबसे बाद का,
सबसे बाद का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कम, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बाद का नगर निगम कौन सा है। तो सबसे बाद का नगर निगम होगा आपका शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 1959 में बना, और अगर इसकी बात करें तो ये 2018 में बना। ठीक, ये चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगर नगर निगम से क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि सबसे बाद का नगर निगम कौन है, तो आप बताएंगे शाहजहाँ। उसके बाद आज बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या देखेंगे आज हम? उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, इसको बोलेंगे स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल, ठीक है। आज हम देखेंगे राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अगर राजकीय प्रतीक चिन्ह की बात किया जाए तो देखो, एक व्रत है, एक व्रत, ठीक है, एक व्रत है, और बीच में एक व्रत, और बीच में क्या है? बीच में गंगा यमुना, बहती हुई गंगा यमुना। ठीक है, ये देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। ये है, ठीक है, एक तीर धनुष, उसके बाद दो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं, दो मछलियां। ठीक है, ये इंक दिख रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो क्या है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, एक व्रत में, एक व्रत में, यहां आपको लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, यहां देखा जाए क्या है, एक तीर धनुष है, तीर धनुष। ठीक है, तीर धनुष है, और तीर धनुष किसका? भगवान श्री राम का प्रतीक। ठीक है, तो याद रखना, तीर धनुष क्या है? भगवान श्री राम का प्रतीक है। वहीं बात किया जाए कि दो मछलियां क्या है? अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक।
उसके बाद ये क्या है, तीन तरंगे, तीन तरंगे, ठीक है, तीन तरंगे, ये क्या है, तीन तरंगों की बात की जाए तो ये है गंगा यमुना, गंगा यमुना नदियों के बहाव एवं संगम का प्रतीक, संगम का प्रतीक, ठीक है। तो याद रखिएगा तीर धनुष, बीच में क्या है, एक तीर धनुष, ये क्या है, ये भगवान श्री राम का प्रतीक है। उसके बाद दो मछलियां हैं, ये क्या है, ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक। और उसके बाद फिर आपका ये है क्या है, गंगा यमुना नदियों के बहाव एवं संगम का प्रतीक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पूछा इसमें जाता है कि जो दो मछलियां हैं, ठीक, दो मछलियां हैं, इनको कहाँ से लिया गया है, ठीक। तो ये याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। रूमी दरवाज़ा, नोट कर लीजिएगा, रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा कहाँ से लिया गया है, रूमी दरवाज़ा से। और ये है कहाँ, लखनऊ, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर याद रखना, रूमी दरवाज़ा से लिया गया है और है कहाँ, लखनऊ में है। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्वीकृति, ठीक है। राजकीय चिन्ह की स्वीकृति कब दी गई, स्वीकृति, ये स्वीकृत दिया गया आपको 1938 में, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए डिजाइन, इसको डिजाइन कब किया गया, डिजाइन तो 1916 में, ठीक है। याद रखना, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाए स्वीकृति, तो स्वीकृत 1938 में दी गई है, और अगर डिजाइन की बात किया जाए तो 1916 में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं राजकीय पशु, राजकीय पशु, ठीक। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा, बारहसिंगा, बारहसिंगा आप लोग देखे होंगे, क्या है, बारहसिंगा, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है, इसे स्वैम्प डियर बोला जाता है, स्वैम्प डियर, ठीक है। बारहसिंगा, स्वैम्प डियर, और क्या बोला जाता है, इसको दलदल का मृग बोला जाता है, दलदल का मृग, ठीक। और क्या बोला जाता है, इसको हिरण भी बोला जाता है, हिरण या हिरण, ठीक। और इसे दलदल का हिरण भी बोला जाता है, इसको कई नामों से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो इसके अगर प्राकृतिक वास की बात किया जाए, ठीक है, तो इनका जो प्राकृतिक वास है ये है आपका तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में जो वन है, ठीक है, वहाँ पे, या फिर जो दलदल एरिया है वहाँ पे, या फिर जहाँ पे घास के मैदान है वहाँ पे इनका प्राकृतिक वास है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं राजकीय पशु की, राजकीय पक्षी। अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो क्या है, सारस, सारस, और इसे क्या कहते हैं, क्रोच, और क्या कहते हैं, क्रेन, ठीक। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो क्या है, ग्रस एंटिगोन, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद देखो ये जो है कहाँ, सरोवर के पास स्थित होने के कारण, सरोवर इनका जो प्राकृतिक वास है वो सरोवर अर्थात तालाब, सरोवर इनका प्राकृतिक वास होने के कारण इन्हें सारस कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें एक निष्ठता के रूप में जाना जाता है। एक निष्ठा मतलब ये है कि ये जो है
हमेशा एक जोड़े के साथ रहते हैं, ठीक है, मतलब एक जोड़े के साथ रहते हैं, मतलब इनका जीवन साथी जो होता है या इनका साथी कह सकते हैं, जो इनका साथी होता है हमेशा एक रहता है, कभी दूसरे के साथ नहीं जाते। तो हमेशा आप इनको देखेंगे तो हमेशा ये जोड़े के साथ रहेंगे और हमेशा जो है मतलब कि इनका जो जीवन भर का जो साथी होता है एक ही साथी होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इनकी अगर लंबाई मतलब ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो लगभग 6 से 8 फीट तक होता है, और जो इनके पंख होते हैं वो भी लगभग 8 फीट तक फैला सकते हैं। और ये दुनिया का ऐसी सबसे बड़ी पक्षी है जो उड़ सकती है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी है जो उड़ सकती है। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प कहीं हुआ तो नहीं है, नहीं अभी नहीं हुआ, ठीक है। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो क्या है आपका पलाश, पलाश, ठीक। इसे और क्या बोला जाता है, इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल की आग बोला जाता है, जंगल की आग। और क्या बोला, इसे ढाक भी बोला जाता है, ढाक, ठीक है। और क्या, टेशु, ठीक है, कई नामों से जाना था। अगर इसके साइंटिफिक नाम की बात की जाए, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक। तो याद रखना। तो कोई इसे जंगल की आग क्यों बोला जाता है, आपको पता है कि ये फूल जो होता है ये शुष्क महीने में होता है, शुष्क महीने मतलब लगभग अप्रैल और लास्ट अप्रैल के आसपास की बात है। तो आप देखेंगे इस वृक्ष में मतलब उस समय पतझड़ का महीना होता है, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं और केवल उसमें बचता है क्या, फूल बचते हैं। और फूल जो है अगर आप दूर से देखेंगे, दूर से केवल फूल ही फूल दिखेगा, मतलब कि बिल्कुल आग की तरह जो है चमकीले दिखाई देते हैं दूर से। तो इसी कारण इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है, जंगल की आग कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, इसे क्या कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, जंगल की आग कहा जाता है। उसके बाद आगे बात किया जाए कि जो है इसकी बात करें, इसकी स्वीकृति, स्वीकृति की बात कर लेते हैं। स्वीकृति, स्वीकृति की बात किया जाए तो इसकी स्वीकृति कब हुई, स्वीकृति 4 जनवरी 2011, ठीक है। तो याद रखना इसकी स्वीकृति कब हुई, 4 जनवरी 2011, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजकीय खेल, राजकीय खेल, राजकीय खेल की बात किया जाए क्या है आपका, हॉकी, हॉकी, ठीक है, हॉकी है, राजकीय खेल क्या है, हॉकी। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, खिलाड़ी 11, ठीक है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, तो वो भी क्या है, हॉकी। देखो एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो कहते हैं हॉकी ना, हॉकी नहीं, इसको आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया, केवल बताते कि हाँ जो है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी नहीं है, इसको मतलब कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। तो राजकीय खेल क्या है आपका, हॉकी है, इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजकीय मछली, राजकीय मछली, राजकीय मछली की बात की जाए क्या है आपका, चीतल या मोई, ठीक। और अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो क्या है नाम, चिताला, ठीक है। तो कई नाम मिलते हैं, ठीक, चिताला। उसके बाद बात करते हैं
राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, ठीक। राजकीय जलीय जीव की बात किया जाए तो क्या आपका गंगेय डॉल्फिन, गंगेय डॉल्फिन है, ठीक। और बात करें इससे कब घोषित किया गया है तो याद रखना, घोषित कब, 23 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2023, ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था तो 2009 में, ठीक है। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया, याद रखना। अगर बात किया जाए कि राजकीय जलीय जीव क्या है, गंगेय डॉल्फिन है, इसे कब घोषित किया गया तो 17 अक्टूबर 2023 को। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया तो 2009 बताएंगे। उसके बाद और चीज़ें कुछ इसमें जान लीजिए, जैसे डॉल्फिन दिवस, ठीक है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, डॉल्फिन दिवस, डॉल्फिन दिवस तो प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा के आपको पता है क्या है, हिंदी है, हिंदी और क्या है, उर्दू, ठीक है। ये है, इसे कब किया गया, इसे जो है राजकीय भाषा अधिनियम, राजकीय उत्तर प्रदेश राजकीय भाषा अधिनियम, राजकीय भाषा अधिनियम 1951 के द्वारा, 1951, ठीक, 1951 के द्वारा। और उसके बाद जो है बात करते हैं दूसरा उर्दू को कब, तो उर्दू को याद रखना 1989 में संविधान संशोधन द्वारा, 1989 में संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो याद रखना कि उर्दू को 1989 में घोषित किया गया और हिंदी को 1951 में, ठीक है। उसके बाद जो है 1968 से इसको सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया, ठीक। कब, 1968 में सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया, ठीक। मतलब कि 1968 से सभी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देख लेते हैं एक बार फिर से, राजकीय प्रतीक चिन्ह, राजकीय प्रतीक चिन्ह का मतलब सिंबल, स्टेट सिंबल। बात करें क्या है, एक वृत्त में एक तीर धनुष, 2 मछलियां और बीच में बहती हुई गंगा यमुना, ठीक। अगर बात किया जाए कि धनुष, तीर धनुष किसका प्रतीक है तो भगवान श्री राम का प्रतीक है। बात करें कि 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। और पूछा जाता है कि जो ये मछलियां हैं कहाँ से लिया गया तो आप बताएंगे रूमी दरवाज़ा, और रूमी दरवाज़ा कहाँ है आपका, लखनऊ में। उसके बाद ये जो 3 तरंगे हैं ये हैं गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक। उसके बाद बात की जाए इसकी स्वीकृति कब दी गई तो याद रखना 1938 में। और उसके बाद जो है इसके डिजाइन कब गया, 1916 में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, राजकीय पशु की बात किया जाए तो क्या है, 12 शिंगा स्वैम्प डियर या दलदल का मृग, और इसे हिरण भी बोला जाता है, ठीक। ये इसका प्राकृतिक आवास की बात किया जाए तो कहाँ रहते हैं, प्राकृतिक आवास ये जो है जो तराई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे जो वन है वहाँ पे पाए जाते हैं, और या फिर जो है जहाँ पे हरी घास होती है वहाँ रहते हैं, या दलदल क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बात करते हैं, राजकीय पक्षी क्या है, सारस या क्रोच या क्रेन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रस एंटिगोन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है
बात की इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई की बात किया जाए, देखो ऊंचाई इसकी लगभग 6 से 8 फीट, ठीक, 6 से 8 फीट ऊंचाई होती है। और ये अपने पंख का विस्तार लगभग 8 फीट तक कर सकते हैं, ठीक, 8 फीट तक ये अपने पंखों का विस्तार कर सकते हैं, मतलब उड़ सकते हैं। 8 मतलब पंख जब फैलाते हैं तो इनकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, लगभग 8 फीट तक हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पुष्प, क्या है, पलाश। इसको क्या कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग कहा जाता है। आग क्यों कहा जाता है, आपको पता है कि ये पतझड़ के महीने में, मतलब जब शुष्क मौसम रहता है उस समय पतझड़ का महीना रहता है और पत्तियां सारी गिर जाती है, उसमें केवल फूल बचता है, और वो फूल जो है अगर दूर से देखो तो दूर से ही ये बिल्कुल चमकीले आग की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसी वजह से इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक। इसे ढाक और टेसु भी कहा जाए। इसका वैज्ञानिक नाम की बात किया जाए तो बीटियम मोनोस्पर्मा, इसकी अगर स्वीकृति की बात किया जाए तो 4 जनवरी 2011 को है। तो ये चीज़ें याद रखना। आगे बात किया जाए राजकीय खेल की बात किया जाए तो राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 होते हैं, और हॉकी जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं राजकीय मछली क्या है, चीतल या मोय। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, चितारा। देखो थोड़ा बहुत नामों में अंतर मिल जाता है कई जगह अलग अलग। उसके बाद करते हैं राजकीय जलीय जीव की बात किया जाए तो गंगेय डॉल्फिन है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसे जो है कब घोषित किया गया, 17 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव की बात किया जाए, राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो 2009 में। उसके बाद बात करते हैं डॉल्फिन दिवस। प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें राजकीय भाषा। देखो राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश राजकीय भाषा अधिनियम 1951 के द्वारा हिंदी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर 1989 संविधान संविधान संशोधन द्वारा उर्दू को द्वितीय आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, ठीक है। द्वितीय आधिकारिक भाषा, ठीक है। कब, 1989 में, याद रखना, ठीक। ये 1989 जरूर याद रखना, यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। बाकी देखो स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं, और जैसे ही स्वास्थ्य सही होगा तो क्लास लेंगे। थोड़ा से कई समस्याएं जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। बाकी कल परसों से एक सर आ गए हैं, वो अपना क्लास परसों से तक स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, जो भी हमारी वजह से दिक्कतें हो रही हैं उसकी वजह से हम माफ़ी चाहते हैं सभी लोगों से। और 2-3 दिन बाद जो है क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर रहेंगी। प्रयास रहेगा हमारा, अभी कह नहीं सकते क्लियर, लेकिन ये है कि मैं प्रयास करूँगा कि 2-4 दिन बाद क्लास हम रेगुलर लें, ठीक है। थैंक यू।